शहद ले लो, मीठे शुद्ध ताजे शहद ले लो। शहद वाला आगे आगे, पीछे कुत्तों का झुंड कोरस में भौंकते चल रहा था। कुछ बीच बीच में ए पहाड़िया बानर, दे शहद ना तो हो जइबे आनर का नारा लगाते और उसे चिढ़ाकर भाग जाते। वह बच्चों और कुत्तों की आवाज़ों को नज़रअंदाज कर अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था। ले लाओ हो मीठे शहद, शुद्ध ताजे शहद ले लो। मन्ने की आजी रोज की तरह द्वार पर बैठी घमावन कर रही थी। कार्तिक की धूप अब सुहावनी लगने लगी थी। बाजार छठ और दिवाली की तैयारियों में सजने लगे थे। पिछले 2 सीज़न बाजार बेरौनक रहा। लोग कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की मार झेलते रहे। सठियाव बाजार की कितनी छोटी छोटी दुकानें बंद हो गईं। छोटे व्यापारी टूट गए। इंटर कॉलेज से चीनी मिल की ओर जाने वाली सड़क के दोनों किनारे गुलजार थे। बांसफोड़ों की जनानियां सुबह दौरा सुपेली बिनने बैठ जाती। दिया ढकनी भर की खैचा में भरकर साइकिल के पीछे बांध कुमारों का दल शहर का रुख करता। उस्मान मियाँ फेकू संग रामलीला की योजना स्कूल के चौतेरे पर बैठकर तैयार करते। कहना न होगा कि इस साल बहुत दिनों बाद जाड़े की धूप थोड़ी गुलाबी लगी थी। लड़कियों के स्कूल जाते झुंड को देख कोई दीवाना बगल से मुस्कुराते गुजरा था और कुछ लड़कियों के चेहरे गुलाबी प्रेम पत्रों से चहक उठे थे। हाँ, तो मन्ने की माई घमावन कर रही थी कि कान में शहद वाले की आवाज़ गूंजी। वह चपटे चेहरे और पीली रंगत वाले लड़के के पीछे कोरस में भौंक राग टेरते कुत्तों पर दंड प्रहार कर बैठी। हाँ, ई का आजी, पिंकू ने अलाप लगाया और उधर शहद वाला गिरते गिरते बचा। बेचारा भकुआए उन्हें भयभीत ही घूरने लगा। अरे भाई, हमारी आजी तुम्हारे पीछे भौंक रहे कुत्तों को दरअसल खेद रही थी और ऊ डंडा तुमको लग गया। पिंकू ने दांत निपोते सिर खुजलाते हुए कहा तो युवक थोड़ा सा सहज हुआ। शहद लोगी दीदी? उसने मन्ने की आजी से सप्रेम पूछा और अब तक भय प्रेम में बदल चुका था। दाम का लोगे? सुच्चा है ना? आजी ने आंख नचाकर सवाल किया। एकदम शुद्ध है दादी, देखो इसमें थोड़ा सा भी मिलावट नहीं है, युवक ने भरोसा दिलाया। अच्छा, दाम का है? आजी का अगला सवाल। 200 रुपया किलो, युवक ने मुस्कुरा कर कहा। तुमको 50 कम लगाया, नहीं तो 250 में बेचा था कल, युवक ने आजी के प्रति आदर जताते हुए कहा। अब तक मन्ने भी दृश्य में दखल बना चुके थे। पिंकू को धकियाते हुए घर में से भगोना लेकर आए। कारण यह था कि आजकल आजी इनके बखरी में रहती थी। दोनों चचेरे भाई। पिंकू दांत पीसकर रह गया और भीतर अपनी माँ से लहका लगाने चला गया। 1 किलो शहद की तौल हुई। युवक आश्चर्य से उनका मुंह खूब ध्यान से निहारने लगा। पेटीएम करोगी? वो हमारे पास नहीं है, नोट दो हमको, हम नोट लेगा, युवक ने जवाब दिया। मन्ने की आजी अड़ गई। पैसा तो हम खाते में ही डालेंगे। बूढ़ी औरत रट लगाए थी। पहाड़ी युवक को लगा कि औरत का जरूर दिमाग डिस्टर्ब है। उधर शहद घर में जा चुका था। मन्ने नदारद। पिंकुआ को यह देखकर मजा आ रहा था। चाचा के घर की ओर इशारा कर कहा, उहाँ जाओ, पैसा उहाँ मिलेगा। आजी की ओर देखकर सिर के पास उंगली गोल गोल घुमाकर उनकी दिमागी हालत को बयां किया। वह रुआसा सामने के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अंदर से मन्ने की माँ निकली। युवक ने सब हाल कह सुनाया। उसने मुस्कुराते हुए 200 की नोट पकड़ा, उसे विदा किया। ऐसी हैं मन्ने की आजी, हाट बाजार से कुछ भी मोल लेंगी पर पैसा खाते में ही भेजेंगी। इनकी कथा किसी मानस पुराण से कम नहीं है। पूरे इब्राहिमपुर चट्टी से लेकर आसपास के 4 गांव तक यह कुख्यात कहें या विख्यात कहें मानी जाती हैं। कोई इन्हें चतुर बहौरिया तो कोई पागल तो कोई असली बीमारी स्मृति भ्रम का उल्लेख बड़े रस से करता है। पूरी मजमा जुटती है इनकी कथा सुनने के लिए। पढ़ी लिखी हैं, मानस भागवत बाँच लेती हैं, अखबार पढ़ लेती हैं, कागज पत्तर पर जांच परख कर दस्तखत करती हैं। इधर इनकी हालत यह है कि रात में जब आँख खुल जाए भोर मानकर नहा धोकर धूप बत्ती करने लगती हैं। खाया पिया तुरंत भूल जाती हैं। कहा सुना कोई हिसाब नहीं। बहुओं से रूठती तो साड़ी कपड़ा समेट कर घर से निकल लेती हैं। पर यह गांव है, सुबह की निकली शाम तक खोजकर घर पहुंचा दी जाती है। इनका मकान चौराहे पर मुख्य सड़क के किनारे था। आते जाते लोगों को टुकुर टुकुर निहारती रहती। बस वाले, टेम्पू वाले, साग सब्जी चूड़ीहारे से लेकर सब अपने अपने काम में व्यस्त। आजमगढ़ आजमगढ़, लल्लन सवारियों को पकड़कर ऑटो में बिठा रहा था।
सटियाव चौराहे पर गाड़ियों की पों ऑटो चालक की चिल्लम चिल्ली और सवारियों की आवाजाही से गुलजार किसी उत्सवी पंडाल की तरह नजर आ रहा था। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के होर्डिंग पतंगियों से सुसज्जित किसी नेता की अगवानी में व्यस्त। इधर चीनी मिल फिर से शुरू हो जाने से स्टेशन की तरफ से आने वाला रास्ता तेजी से आधुनिक बाजार का रूप ले रहा था। सड़क के दोनों किनारों पर नगमा, सिमरन, गोल्डी आदि की चूड़ियों की दुकान, सूरज उगने के साथ ही सड़क के आगे चौकियों पर चूड़ियों के गट्ठर सजने लगते। फल सब्जी वालों के ठेले के बीच एक गजक और गुड़ पट्टी वाले का ठेला, ठेले पर मडराते हाड़े धीरे धीरे मोहन हलवाई के जलेबी के सिरे की महक पर उधर का रुख करते और कुछ कहाड़ में डूबकर वीरगति को प्राप्त हो जाते। स्कूली परिधान में कुछ वेल अप टू डेट तो कुछ सरकारी स्कूलों के बच्चे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते, मारते पीटते अपने अपने गंतव्य की ओर जाते, तो कुछ मनचले पास के गर्ल्स कॉलेज कोचिंग को आती जाती लड़कियों को देख साइकिल मोटरसाइकिल से मुस्कुराते निकल जाते। ऐसे में माया ऑटो से उतरी। अभी उतरी ही थी कि एक युवक ऑटो चालक ने लपट कर उनका झोला पकड़ा। गुरुजी, हम निकलत है। छोड़ो भाई, मैं अभी आ रही हूँ, माया ने झोला झटकते हुए कहा तो लड़का अपनी गर्दन झुका मुस्कुराते हुए निकल गया। बगल में खड़ी भानुमती मैडम ने मुंह बिचकाकर कहा, पूरे जाहिल हैं यह सब, रोज आते जाते देखते हैं फिर भी सुबह सिर पर चढ़ जाते। भानुमती की भन्न चालू थी। मीना उन्हें इग्नोर कर तेजी से आगे बढ़ गई। गोल्डी ने टोका, मैडम जी, मुसीर का आधार अभी बना नहीं। माया को चिढ़ मची। एक तो सुबह उठते भाग भाग के घर के सारे काम समेटो, चाय नाश्ता खाना सब निपटाओ, भले खुद एक कप गरम चाय नसीब न हो पर बाकियों को चाय नाश्ता सारे कुछ बेट्टी परोसो। कभी कभी मन में आता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाए, फिर सोचती भाग कर जाएंगे भी कहाँ। जिस मायके को अपना घर समझती रही वही अब पराया घर था। जिस घर में ब्याह कर आई वह पति का घर है। सास बात बात पर कहती माँ बाप ने क्या दिया क्या सिखाया का ताना देती रहती। वह तो शुक्र था कि शादी के पहले नौकरी कर रही थी और शादी भी कमाहू बहू के लालच में आसानी से हो गई, वरना जो घर में पूरा दिन बिताना होता तो पागल ही हो जाती। आज सास ने आदत के अनुसार फिर वही पुराना राग सुबह ही छेड़ दिया। करती क्या है, सवेरे सवेरे बन ठन के निकल लेना है, 4 ठो रोटी थाप के मैं मेम साहब के बच्चे संभालूं। गुस्से में उसने बेटी को तैयार कर साथ ले लिया। वैसे वह 4 बजे से 7 बजे के बीच घर के बच्चों का प्रबंधन इतना दुरुस्त रखती है कि किसी को कोई परेशानी न हो, पर सास ठहरी सास। वह बच्चों को नहला धुला दूध आदि की व्यवस्था साथ के कमरे में ऐसे करके आती कि उन्हें बस बच्चे को बॉटल पकड़ाना होता। पर उनका था कि जीवन दुभर करके रखा था बच्चे ने। रोज रोती गाती, ससुर समझाते पर वही ढाक के 3 पात। बच्चा यदि टट्टी कर देता तो और आफत। कई बार 4 आने पर वह भाग कर घर जाती। छुट्टी लेने की सारी कोशिश बेकार थी। 6 महीने मैटरनिटी लीव के बाद वह 1 साल का CCL लेना चाहती थी, पर BSc ने पास नहीं किया। अब आज वह 2 साल की बेटी अपना पर्स उसके सामानों का थैला लिए तेजी से चली आ रही थी। हेडमास्टर को औरतों से न जाने कौन सी चिढ़ थी। जरा सा लेट हुआ नहीं कि लाल पेन रजिस्टर पर खींच देता। पंचायत चुनाव का प्रचार जोरों पर था। सड़क के दोनों किनारों पर सफ़ेद खादी के कुर्ते पैजामे पहने लाल हरे नीले भगवा गमछे लिए छुटभय नेताओं के झुंड नारे लगा रहे थे। माया का दिल दिमाग दोनों उबल रहा था। बेटी की ने सामने खिलौने की दुकान देखकर हाथ छुड़ाकर भागना चाहा तो माया ने गुस्से में एक थप्पड़ गाल पर रसीद दिया। बच्ची जोर जोर से रोने लगी। अगल बगल चल रहे लोगों ने कहा हाँ कहते हुए माया को समझाने की कोशिश की। जाए देहूँ गुरुजी, बालक हवे। वह अंदर से सुलग उठी। हाँ ठीक ही तो है, सब मुझे ही समझाना। तनख्वाह पर सबकी नज़र रहती है, ज़रूरतों की सूची फ़ोन से ही पकड़ा दी जाती है, पर बच्चा पालना अकेली मेरी जिम्मेदारी है। वह सोचती चली जा रही थी। स्कूल के गेट के बाहर मन्ने की आजी को घेरे कुछ नवयुवक खड़े थे। वह ताली पीट पीट कर कुछ बड़े जोशीले अंदाज में बयां कर रही थी। वह जैसे जैसे निकट पहुंचती गई आवाज़ स्पष्ट होती गई। पहले हमको खाता नंबर 2, फिर पैसा लो। मन्ने की आजी अंगूठा हिला हिलाकर लोगों से कह रही थी। माया को देखते एक युवक ने लपक कर लगभग उसे घेरते हुए अनुनय किया, मैडम जी तनीन बूढ़ी मैया को समझाइए। माया ने लंबी सांस लेते हुए भौं तान कर कहा, समझाना क्या है। यह सुन सारे लड़के उसकी तरफ मुड़े। वह झट से आगे बढ़ी और हाथ जोड़ते हुए लड़कों से अनुनय किया, बेटा पहले मुझे स्कूल के अटेंडेंस लगाने दो, फिर सुनती हूँ। लड़कों ने संवेद स्वर में कहा,
जी 2 मिनट लगेगा मैडम जी, बूढ़ा माई मान ही नहीं रही हैं, सुनाए बस आपकी सुनती हैं। वह मुस्कुराई और विद्यालय भवन की ओर बढ़ गई। हेडमास्टर ने बेटी को देखकर व्यंग किया, लगता है आज माया जी की सुबह सास से भिड़ंत हो गई है। माया दांत पीस कर रह गई। आरती मैडम ने माया की बेटी रिया को गोद में उठा लिया। शादी के 15 साल बाद भी उनकी गोद सुनी थी। बच्चे को अतिरिक्त स्नेह देने वाली आरती माया को हर संभव सपोर्ट करती और ज़रूरत पड़ने पर हेडमास्टर से भिड़ भी जाती। अच्छा, तो आजकल आप दूसरों के घरों की जासूसी भी करने लगे हैं क्या? आरती ने उल्टे सवाल का अग्निबाण छोड़ दिया। हेडमास्टर पिनक गए। क्या मतलब? वह कमर पर हाथ रख लगभग जोर से चिल्लाते हुए आरती से दूसरा सवाल पूछे, मानो वह कह रहे हैं कि समझ ही नहीं रहे थे। क्यों, सास की तबीयत खराब नहीं हो सकती है क्या? आप उसकी सास से झगड़ा करवा के ही दम लेंगे? आरती ने उनसे ऊंचे स्वर में उत्तर दिया। हेडमास्टर समझ चुके थे कि अब जो 2-4 शब्द और बोले तो बाकी चारों महिला शिक्षिकाएं सुबह उन पर टूट पड़ेंगी। सो रसोइये को प्रार्थना का घंटा बजाकर वह फील्ड में आकर खड़े हो गए। बच्चे घंटी की आवाज़ सुन प्रार्थना के लिए कतार बनाने लगे। प्रार्थना होने लगी। उधर माया की राह जो होते युवक गेट के पास खड़े हो प्रार्थना खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल इस क्षेत्र के जितने बच्चे प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते, सबकी माओं की सलाहकार इस विद्यालय की शिक्षिकाएं थीं। आधार कार्ड के लिए फॉर्म भरवाना हो या राशन कार्ड के लिए, बैंक बुक पासबुक के बारे में जानकारी लेनी हो, सुई टीका बच्चों को लगवाना हो, सबका लेखा जोखा यह विद्यालय ही रखता। कुछ व्यवहारिक ढंग से तो कुछ सरकारी ढंग से। ऐसे में मन्ने की आजी भी एक दिन माया के पास रुआसी होकर आकर बैठी थी। इन्हें मतिभ्रम की शिकायत थी। एक दिन माया के पास रुआसी होकर आकर बैठी। पति फौज में थे, कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। 4 बच्चों की परवरिश और दुनिया की कड़वाहटों को झेलते झेलते धीरे वह मानसिक रूप से इधर कमज़ोर होती जा रही थी। बेटियां जैसे तैसे ब्याह कर अपने घर गईं और बेटों की शादी के बाद 2 मंजिले मकान को बांटकर आधा आधा हिस्सा कर दिया और अपना घर बनवाकर गृहस्थी सहेज ली। माँ उठौआ चूल्हा हो गई, कभी इस घर तो कभी उस घर। कोई पासबुक मांगता तो कोई चेकबुक। बेटियां तीज खिचड़ी समय पर न पहुंचने पर अलग से लड़ती। बड़ी बहू को जिस दिन पैसे की ज़रूरत होती बड़े प्रेम से खिलाती पिलाती तेल तासन करती। हिल मिलकर नैहर सासुर की बातें करती और जैसे बूढ़ा चेक पर दस्तक कर देती, 6 मानुस यहाँ थुकी तो उहाँ मुती का नारा लगा लड़ती और वह बेचारी छोटे बेटे की बकरी की ओर भाग जाती। छोटी सहृदय पढ़ी लिखी महिला थी। वह चाहती थी कि सास का ठीक से इलाज हो और वह सुखी शांति से घर में रहें, पर सुख और शांति को उनसे जन्म का बैर था। पैर एक जगह टिकते ही नहीं थे। छोटा बेटा बाजार में कपड़े की दुकान करता था। बहू बगल के आंगनबाड़ी में कार्यकर्त्री थी और नौकरी करती थी। एक दिन छोटी बहू ने माया और आरती से आग्रह किया कि सास को किसी तरह समझाएं कि अपना पैसा इस तरह किसी को न बांटे कि उनको दवा के भी लाले पड़ जाए। मन्ने की आजी माया को पता नहीं क्यों बहुत आदर देती। जब देखती हाथ जोड़कर प्रणाम करती, हाल चाल पूछती, राय मशवरा लेती। सो छोटी बहू ने माया से विशेष आग्रह किया। मन्ने की आजी एक दिन गर्मी की दोपहर में प्राइमरी स्कूल के बाग में आम के नीचे बने चबूतरे पर बेना लेकर बैठी बहुत दुखी मन से टुकुर टुकुर गोला बनाकर पेड़ों के नीचे झुंड में बच्चे बैठों को निहारती रहती थी। घर से रूठती तो यहीं शरण लेती। कंडोलेंस हो जाने से उस दिन कैंपस खाली हो गया था। बच्चे शोक सभा के बाद अपने घर लौट गए। हेडमास्टर ने शिक्षकों को छुट्टी के बाद जाने को कहा। आरती ने विरोध किया तो हेडमास्टर चिल्लाने लगे, आप लोगों को तो घर भागने की इतनी जल्दी रहती है कि मैं मर भी जाऊं तो पलट के ना देखें। स्कूल में परसों जांच टीम आनी है और तमाम रजिस्टर अधूरे हैं। बिना पूरा किए आज कोई जाएगा नहीं, समझिए आप लोग। आरती, समझ गए, लाइए रजिस्टर और इतना जोर से चिल्लाइए मत, वैसे भी गर्मी से सर फट रहा है। आज तक एक इन्वर्टर तो लगवा नहीं पाए, बस शिक्षकों पर चिल्लाइए। दोनों में विवाद बढ़ता उससे पहले भानुमति मैडम ने बीच बचाव कर मामला बढ़ने से रोक लिया। काहे आप लोग बेवजह का जिहर रहे हैं? अरे रजिस्टर उठाइए, काम निपटाइए और घर जाइए। चलिए। आरती का हाथ पकड़ बाग में लेकर चली गई। माया अपनी बेटी को लेकर चबूतरे पर पहले से बैठी थी। मन्ने की आजी गाल पर हाथ रखे उदास होकर उसे देख रही थी। माया ने पूछा, काहे इतनी उदास है चाची? वह उदास होकर बोली, हमार बड़की पतो है न मैडम, कुल पैसवे भुलवा के धो लेथ और छोटकी पिनक जाथ, बतावा तंत्र का करी? मन्ने की आजी कहते कहते रोने लगी। आंचल से आंसू पोंछ माया का मुंह आदतन टिकुर टिकुर निहारने लगी।
माया ने पास जाकर उनकी हथेलियों को अपने हाथ में ले बड़े प्यार से समझाया, देखिए, खूब ध्यान से याद रखिएगा, खाली चेक पर दस्तखत मत किया करिए, कोई कहे तो मुझे दिखा दिया करिए, फिर दस्तखत किया करिए, समझी। माया की बात सुन मन्ने की आजी ने बड़ी मासूमियत से कहा, वो कहले पैसा खाता से तब्बे निकली जब चेक पर दस्तखत करबू। माया हंस पड़ी। ठीक है, फिर आप कह दिया करिए कि वह खाता नंबर दे दे, आप खाता में रुपया डलवा देंगे। ऐसे किसी को पैसा मत दिया करिए, खाते में पैसा भेजने का प्रमाण होता है कि कितना भेजा आपने, कोई आपके बैंक ले जाकर पैसा भिजवा देगा। मन्ने की आजी खूब ध्यान से सुन रही थी। वह दिन कि आज का दिन, मजाल कि कोई उनसे चेक पर दस्तखत करवा ले। इस तरह उस बीमार औरत के पेंशन की डकैती पर लगाम लग गया और छोटी बहू ने चैन की सांस ली। इधर लगातार दवा चलते रहने से सेहत में भी सुधार हो रहा था और समय पर बेटियों को तीज खिचड़ी मिलने से वह भी खुश थी। आज का हाल यह था कि चंदा लेने वाले चुटभैये नेताओं की टोली अजी को घेरे राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांगने में घेरे हुए थे। लड़के समझा रहे थे कि भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण होना है, जिसके लिए हर घर से चंदा जाना है। लोग बड़ी आस्था से सामर्थ के अनुसार चंदे की रसीद कटवा रहे हैं। चूंकि मन्ने की आजी 2 कमाऊ संपन्न बेटों की पेंशन पाने वाली माँ थी, इसलिए इनके नाम से 5,000 की रसीद काट लड़कों ने पकड़ाए। पढ़ी लिखी आजी ने माया की शिक्षा के ताते की तरह रट लिया था। वह लड़कों के लीडर से बोली, हम चेक ना दे, खाता नंबर दा, ओही में पैसा डलवा दे। उनका कहना था कि एकत्रित सभा में जोरदार ठहाके की गूंज उठी। का आजी पगलायल हऊ का तू? अरे भगवान का मंदिर खातिर चंदा है, हमरे खातिर थोड़ी ना, लड़कों के लीडर ने कहा। वह खासा क्रोध में दिख रहा था। तो का भयल, हम का जानी कि तू मंदिर बनवाइबा की खोटी, पैसा तो हम खतवे में भेजब, खाता नंबर दा। आजी ठनी हुई थी। एक ज्ञानी टाइप बुजुर्ग आगे आए। अरे मतवा, ये घट घट व्यापी राम के नाम पर पुण्य का कमाई है, जन्म बन जाई माता, काहे इतना कानून करत है। चेक काटी और जन्म बनाई। मन्ने की आजी 2 मिनट उनका मुंह निहाती रही। हाँ, तो हमरो कुल तो उनकरे देहल बाबाऊ, तोहार कहल ठीक बा, लेकिन एकर हिसाब तो तब्बे न रही जब खाता में पैसवा आ जाई। और तो काहे उनके खाता ना बा, हम पैसा खाता में देब तो देब, हमके राम जी का खाता नंबर दा और जा पैसा भेज देब। बगल में मंदिर में पंडित जी मानस उच्च स्वर में बाँच रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानी। लड़के गमछा फटकारते, पिनकते, गरियाते आगे बढ़ रहे थे। बगल पागल बुढ़िया बा मर्दे, दिखिया कोड़ फूटी मरत धरी साड़ी के, राम जी के खाता नंबर चाही साड़ी के, जे दुनिया के मालिक होकर मूर्ख मेहरारू खाता खुलाई, साड़ी जाई देखिया लोगन, सब दुर्वे रही। बुजुर्ग बड़बड़ाते जा रहे थे। माया, आरती, छोटी बहू, सर्वज्ञ एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थी।